हेलो बच्चों, मैंने आपको पिछले टर्म पर बताया था कि अपना आरबीएससी का चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट हो चुका है। इसकी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। और बच्चों, सबसे जो महत्वपूर्ण बात है, फिजिक्स में बच्चों को यदि कहीं प्रॉब्लम आती है तो वो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने को लेकर आती है। ये सबसे बड़ा टेरर या भय होता है बच्चे के अंदर कि वो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाता। तो इसके लिए कुछ ट्रिक्स या कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। नंबर फर्स्ट, एक सीधी सी कहावत है कि यदि हमने प्रश्न को अच्छी तरह समझ लिया है तो आपका न्यूमेरिकल प्रॉब्लम का आधा क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। ध्यान से सुनिए इस बात को। प्रश्न को अच्छी तरह समझ लिया है तो आपकी आधी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। इसलिए बिना किसी डर और भय के सबसे पहले दी गई न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को ध्यान से पढ़ें और उसे समझें। सेकंड, आपको उस संबंधित टॉपिक का आपका फॉर्मूला याद होना चाहिए। फॉर्मूले तो आपको याद करने पड़ेंगे। थर्ड, आप क्वेश्चन को पढ़ने के बाद में उसमें कुछ फिजिकल क्वांटिटीज या जो भौतिक राशि हैं वो दी हुई हैं, उन्हें नोट करें और जो अननोन है उसके आगे प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएं और ये देखें कि नॉन और अननोन में क्या रिलेशन है। तो उसलिए आपको फॉर्मूले ढूंढने में मदद मिलेगी। नंबर थर्ड, आपको टॉपिक के फंडा क्लियर होने चाहिए ताकि आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। और आपको कॉन्फिडेंस रखना चाहिए, आपको कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना चाहिए। जब आप न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को देख के घबराते हो तो फिर आपको प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती, वो क्वेश्चन नहीं बनता है। इसलिए सबसे पहले ध्यान है कि आप घबराएं नहीं, अपना कॉन्फिडेंस लूज नहीं करें। और कॉन्फिडेंस कब आएगा? जब आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखेंगे, उसका बार बार रिवाइज करेंगे और उसको समझेंगे, रटेंगे नहीं, उसको समझेंगे। तो सबसे पहले हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले आपका जो चैप्टर फर्स्ट था इलेक्ट्रिक फील्ड या विद्युत क्षेत्र, उसका शीघ्रता से हम एक रिवाइज करते हैं। इसलिए जब भी आप न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करने बैठो उससे पहले उस चैप्टर को क्विक रिव्यू करो या शीघ्रता से उसके फॉर्मूले वगैरह सबको पढ़ो, तो आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने में आसानी रहेगी। तो सबसे पहले है क्विक रिव्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड या विद्युत क्षेत्र वाला चैप्टर है, उसका शीघ्रता से हम रिवीजन कैसे करें। देखिए बेटो, सबसे पहले हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक चार्ज, और उसमें इलेक्ट्रिक चार्ज में हमारा एक फॉर्मूला आया था कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, कि किसी भी बॉडी पर, तो फॉर्मूला नंबर 1 ये है कि किसी भी बॉडी पर जो चार्ज होगा Q, वो कितना होगा? प्लस माइनस एन ई। एन क्या है? एन है 1 2 3 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ई क्या है? इलेक्ट्रॉन का चार्ज। ई की वैल्यू हम कहीं रखें तो 1.6 × 10⁻19 कूलम। ये हम पुट करेंगे तो ये हमने चार्ज का क्वांटाइजेशन में ये फॉर्मूला पढ़ा था। और किसी भी वस्तु पर आवेश का मान ये होगा। उसके बाद हम आ गए थे कूलम बल पर। तो दो बिंदु आवेशों Q1 Q2 के बीच लगने वाला फोर्स F वेक्टर इक्वल टू K Q1 Q2, चलो वेक्टर रहने दो, मैग्नीट्यूड दें, अपॉन r²। ये आपका फोर्स है। यहाँ ध्यान रखना है, यदि वायु या निर्वात है तो K की वैल्यू रखोगे 1/4πε0 9 × 10⁻9, और यूनिट क्या थी? न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई कूलम स्क्वायर। लेकिन यदि मीडियम दे रखा है तो फिर K की वैल्यू होगी 1/4πε0 εr। यह εr क्या था? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या परावैद्युतांक। फिर तीसरा था आपका विद्युत क्षेत्र की, हमने परिभाषा पढ़ी थी इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो विद्युत क्षेत्र क्या होता है? E वेक्टर इक्वल टू F वेक्टर अपॉन Q। तो ये आपका फॉर्मूला याद रखना है या किसी भी विद्युत क्षेत्र E में आवेश पर बल F वेक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा? Q × E वेक्टर। नंबर 4, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र क्या था बच्चों? बिंदु आवेश कारण विद्युत क्षेत्र था E वेक्टर इक्वल टू K Q अपॉन r² r कैप। ये अच्छी तरह ध्यान रखना है, इसका उपयोग होता है बार बार। नंबर 5 क्वेश्चन, नंबर 5 फॉर्मूला हमने विद्युत द्विध्रुव पढ़ा था, इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो विद्युत जो द्विध्रुव है उसको एक भौतिक राशि द्वारा उसकी सामर्थ्य को परिभाषित करते हैं, वो कहता है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण।
या इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, तो P वेक्टर इक्वल टू Q इंटू 2A वेक्टर। 2A वेक्टर क्या है? लेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। Q क्या है? द्विध्रुव के किसी एक आवेश का परिमाण। फिर हमने पढ़ा था 6 विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र। तो अक्ष पर विद्युत क्षेत्र कितना था? E अक्ष ये था आपका 2kP वेक्टर अपॉन r क्यूब। और 7th फॉर्मूला निरक्ष पर क्या था? E निरक्ष इक्वेटोरियल लाइन पर ये था -kP वेक्टर अपॉन r क्यूब। और जब मैग्नीट्यूड लिखेंगे तो इस साइन को, इस वेक्टर को हटा देंगे। उसके अलावा था कि यदि हम इलेक्ट्रिक डाइपोल को विद्युत समरूप विद्युत क्षेत्र में रखते हैं, इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, वेयर ए इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, देन द टॉर्क अप्लाई ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल, या उस पर लगने वाला विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बलागुण जो टाउ है, टाउ वेक्टर इक्वल होता है P क्रॉस E वेक्टर। और मैग्नीट्यूड लिखे तो PE sin थीटा। और जब पैरेलल हो तो टॉ मिनिमम 0 होगा, और एंटी पैरेलल हो टॉ मिनिमम 0 होगा, और परपेंडिकुलर होगा तो टॉ मैक्सिमम होगा, उसकी वैल्यू होगी PE। तो ये मुख्य आपके फॉर्मूले इलेक्ट्रिक फील्ड के, जिसके बारे में हमने पढ़ा था और जिनको हम क्वेश्चन में उपयोग करेंगे। तो ये सब आपको याद होना चाहिए अच्छी तरह, और इनके जो आपका फंडा है वो भी क्लियर होना चाहिए। फिर आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने में कोई परेशानी नहीं आएगी। एक बार इनको ध्यान से देख लो, फिर हम क्वेश्चन करते हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। बच्चों हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में सिंपल टू हार्ड, सबसे पहले आसान से क्वेश्चन लेते हैं जो सीधे फॉर्मूलों पर बेस्ड है। आपका आरबीएससी का चैप्टर का फर्स्ट न्यूमेरिकल है। ये कह रहा है वायु में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखे दो छोटे आवेशित गोलों पर क्रमशः 2 × 10⁻⁷ कूलम तथा 3 × 10⁻⁷ कूलम आवेश है। उनके मध्य बल ज्ञात करो। तो आवेशों के मध्य लगने वाला बल निकालना है। देखो डिस्टेंस कितने रखी है? r = 30 सेंटीमीटर = 30/100 मीटर। और आवेश की वैल्यू क्या रखी है? q1 दे रखा है 2 × 10⁻⁷ कूलम, और q2 3 × 10⁻⁷ कूलम। तो फोर्स क्या होगा? F = K Q1 Q2/r²। देखिए बच्चों, वायु या निर्वात है तो K की वैल्यू कितनी होगी? 9 × 10⁹। Q1 की वैल्यू 2 × 10⁻⁷, Q2 की वैल्यू 3 × 10⁻⁷, और r² वैल्यू 30। अब देखो ये हो गया 0 0 और ये हो गया आपका 3/10, तो ये हो जाएगा 3/10 का स्क्वायर। अब देखिए आपका ये हो जाएगा 9 × 10⁹ और इंटू 2 × 10⁻⁷ इंटू 3 × 10⁻⁷, ये हो गया 9, और 100 चले जाएंगे ऊपर, और 9 से 9 कैंसिल हो गया, और 7 और 7 14 14, और 14 में हो गए तो 10⁻⁻5 बची, और 3 2 6, तो बराबर क्या हो गया? 6 × 10⁻⁻5 न्यूटन ये आपका आंसर आ जाएगा। तो एक आसान सा न्यूमेरिकल है जो फॉर्मूले पर बेस्ड है। सॉरी बच्चों, ये 2 0 को हम छोड़ दिए, 7 7 14 और 9 और 2 11, तो ये 5 नहीं आएगा, 10⁻³ आएगा। गलती से छूट गए थे 2 0, तो इस तरह से ये आपका आंसर आ गया। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो समान धातु के गोले +10 माइक्रोकूलम और -20 माइक्रोकूलम आवेश से आवेशित किए गए। यदि इनको एक दूसरे के संपर्क में लाकर पुनः उसी दूरी पर रख दिया जाए तब दोनों अवस्थाओं में बल का अनुपात क्या होगा? तो देखो इसका सॉल्यूशन करते हैं। आपका चार्ज Q1 कितना है? 10 माइक्रोकूलम, और 10 माइक्रोकूलम मीन 10 × 10⁻⁻6 कूलम, और Q2 कितना है? -20 माइक्रोकूलम,
इज इक्वल टू कितना हो गया 20 माइनस इंटू 10 की पावर -6 कूलम, जो भी होगा, और रख दिया गया। और ये किसी डिस्टेंस r पर रखे हुए हैं, तो संपर्क से पूर्व बल क्या होगा, F इक्वल टू के Q1 Q2 बाई क्या हो जाएगा r²। ये इक्वेशन में ले ले, वैल्यू बाहर पुट कर देंगे। अब ये कह रहा है कि यदि इनको एक दूसरे के संपर्क में लाए, जब हम टच कराते हैं, तो हमने कहा कि यदि दो चालक, याद करो आवेशन की 3 विधि थी। सबसे पहले थी घर्षण, चालन और प्रेरण। तो चालन विधि में यदि दो आवेशी चालकों को परस्पर संपर्क में लाए, तो आवेश का वितरण इस प्रकार होता है कि दोनों का लेवल बराबर हो जाए। तो दोनों को टच करेंगे तो कुल आवेश दोनों में बराबर हो जाएगा। तो संपर्क करने पर कुल आवेश कितना हो जाएगा, कुल आवेश दोनों के जोड़ के बराबर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 10 माइक्रो कूलम प्लस माइनस के 20 माइक्रो कूलम आवेशों की योजना से, और ये आ गया माइनस के 10 माइक्रो कूलम। तो दोनों का आवेश क्या हो जाएगा, आधा आधा। इसलिए प्रत्येक गोले पर आवेश क्या हो जाएगा, -10 माइक्रो कूलम और बटे में 2, तो कितना आया -5 माइक्रो कूलम। ठीक, इसको हम क्या मान लें, क्यों मान लें। अतः संपर्क के पश्चात जो बल है उसको हम डिनोट कर लेते हैं माना F' से। वो क्या हो जाएगा, K, पहला चार्ज भी Q होगा, दूसरा भी Q, और डिस्टेंस r²। तो ये हो जाएगा F' इक्वल टू K Q² बाई r²। अब इनका क्या निकालना है, अनुपात। इसलिए F बटा F', ये अनुपात लो। तो ये क्या हो गया, K Q1 Q2 अपॉन r², और ये पलट जाएगा, नीचे क्या आएगा, K Q² और क्या होगा r²। K से K कैंसिल, r² से r² कैंसिल। तो Q1 की वैल्यू कितनी है, आप माइक्रो कूलम में रख सकते हो, 10 माइक्रो कूलम, और Q2 की वैल्यू कितनी है, -20 माइक्रो कूलम। क्योंकि सभी की वैल्यू हम माइक्रो कूलम में लेंगे तो कोई रेशो को फर्क नहीं पड़ेगा। और इसकी वैल्यू कितनी है, -5 माइक्रो कूलम और गुणा में -5 माइक्रो कूलम। ठीक, ये Q1 Q2 अपॉन Q²। अब देखो ये आपका 5 2 जा 10 और 5 4 जा 20, और ये ऊपर हो गया माइनस का 8 और नीचे माइनस माइनस क्या हो गया प्लस। तो क्या आ गया रेशो, -8/1। इस तरह से प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भुजा ए वाले एक समबाहु त्रिभुज इक्विलैटरल ट्रायंगल के वर्टेक्स या शीर्ष ए और बी पर समान आवेश Q है। त्रिभुज के बिंदु C पर विद्युत क्षेत्र का परिमाण ज्ञात कीजिए कि C पर कितना है। तो हमने पढ़ा था विद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं का अध्यारोपण का सिद्धांत, बहु आवेशीय निकायकरण विद्युत क्षेत्र वो सभी विद्युत क्षेत्रों के सदिश योग के बराबर होगा। अब देखो A पर Q आवेश है और धनावेश है, तो विद्युत क्षेत्र क्या होगा, बिंदु को मिलाने वाली रेखा के अमदिश। तो इसके कारण विद्युत क्षेत्र इस डायरेक्शन में हो जाएगा। ये क्या हो गया आपका EA वेक्टर। इस तरह से B के कारण विद्युत क्षेत्र होगा इस दिशा में। तो बस ये क्या आ गया आपका, ये आ गया EB वेक्टर। और चूंकि कैसा त्रिभुज है, इक्विलैटरल ट्रायंगल या समबाहु त्रिभुज, जिसके प्रत्येक कोण कितने के होंगे, 60 डिग्री के, सभी कितने के होंगे, 60 डिग्री के। ये और ये कैसे हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल है या शीर्षाभिमुख कोण है, तो ये भी कितना होगा 60 डिग्री। और आपने पढ़ा है दो सदिश P और Q के बीच यदि थीटा कोण हो तो उनका परिणामी R इक्वल टू 11th क्लास में पढ़ा था नहीं क्या, P² + Q² + 2PQ cos थीटा
यहाँ पर P ले ले EA को और Q ले ले EB को और थीटा हो जाएगा 60। इससे मान निकलेंगे। तो सबसे पहले तो E और EB के परिमाण क्या होंगे? देखो EA का परिमाण और EB का परिमाण बराबर होगा क्योंकि आवेश समान है, दूरी बराबर है और क्या हो जाएगा KQ बटा A स्क्वायर, R स्क्वायर में क्या जाएगा A स्क्वायर। और परिणामी तीव्रता E बराबर क्या होगी अंडर रूट बोलो EA का स्क्वायर प्लस EB का स्क्वायर प्लस 2 EA EB और cos 60 डिग्री। क्योंकि EA और EB की जगह EA लिख सकते हैं तो ये हो जाएगा अंडर रूट, यहाँ भी लिख दें EA स्क्वायर, यहाँ भी लिख दें EA स्क्वायर, यहाँ EA और EA ये हो गया 2EA स्क्वायर और cos 60 का मान 1/2 और 2 से 2 कैंसिल, EA स्क्वायर ये हो गया अंडर रूट 3EA स्क्वायर और रूट 3 को तो यहाँ छोड़ दो और गुणा में क्या हो गया EA और EA की वैल्यू ये क्योंकि अपॉन A स्क्वायर। तो क्या आएगा विद्युत क्षेत्र बोलो अंडर रूट 3 इंटू KQ अपॉन A स्क्वायर। तो ये आपका विद्युत क्षेत्र का परिमाण आ जाएगा क्योंकि केवल परिमाण पूछ रहा है, दिशा नहीं पूछ रहा। इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है थोड़ा लगता है कि जैसे फिजिक्स का क्वेश्चन है कि दो एक समान आवेशित गोलों को बराबर लंबाई की डोरियों से लटकाया गया है। डोरियां परस्पर 30 डिग्री कोण बनाती है। जब 0.8 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर घनत्व के द्रव में लटकाया जाता है तब भी वही एंगल रहता है। कौन रहता है? यदि गोले के पदार्थ का घनत्व है तब द्रव का परावर्तनांक या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एप्सिलॉन r ये ज्ञात करना है। तो यहाँ पर एक चीज हमें ध्यान रखना है जो 11वीं क्लास में पढ़ी थी कि जब किसी भी वस्तु को द्रव में डुबोया जाता है तो उसके बाद में कमी आ जाती है। ठीक, तो हमने एक चीज मैं पहले बता रहा हूँ इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले कि इसका सॉल्यूशन से ये एक्स्ट्रा है कि जब रो घनत्व की वस्तु को द्रव में सिग्मा घनत्व के द्रव में डुबोया जाए तब वस्तु का भार क्या हो जाएगा W डैश माइनस बराबर वस्तु का वास्तविक भार माइनस भार में कमी। और वस्तु का वास्तविक भार क्या होगा आपका mg जो होता है mg माइनस m डैश g। अब देखो अर्थात m डैश क्या है वस्तु द्वारा, यहां लिख सकते हैं वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव का भार, वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव का भार। अब यदि वस्तु गोलाकार है तो द्रव्यमान बराबर, क्योंकि घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटा आयतन, इसलिए द्रव्यमान बराबर होगा घनत्व गुणा आयतन। तो देखो वस्तु का घनत्व कितना है रो, वस्तु गोलाकार है तो उसका आयतन क्या होगा 4/3। तो देखो यहाँ लिख सकते हैं आप वस्तु का जो आपका द्रव्यमान है वो क्या होगा घनत्व गुणा आयतन। तो रो उसका आयतन v और इंटू क्या हो जाएगा आपका g। और हटाए गए द्रव का भार, चूंकि घनत्व कितने सिग्मा, आयतन वही होगा रो और क्या हो जाएगा g। तो क्या हो गया रो माइनस सिग्मा और गुणा में आयतन वस्तु का गुणा में g, ये आपका नया भार आएगा। ठीक,
तो ये आपका भार था और पहले भार कितना था रो वी जी, ठीक। तो पूर्व जो भार था वो तो था रो वी जी और बाद में क्या होगा रो माइनस सिग्मा इन वी जी। अर्थात ध्यान में रखना है वस्तु के घनत्व में से द्रव का घनत्व घटा के और फिर लिखेंगे। तो इस चीज को हम इस क्वेश्चन में काम में लेंगे कि वस्तु का जो भार बराबर क्या हो गया रो माइनस सिग्मा गुणा में वी जी, जहां रो क्या है वस्तु का घनत्व और सिग्मा क्या है द्रव का घनत्व। अब देखो हम क्वेश्चन पर आते हैं कि दो एक समान गोले हैं वो ये रहे और उनको रस्सी से समान लंबाई की डोरियों से एल और एल लेंथ की स्ट्रिंग्स हैं उनसे लटकाया गया है और ये कितना कोण बनाती है 30 डिग्री का कोण बनाती है। तो देखो इस पर फोर्स बताता है कहाँ लगेगा। इस पर जो गोले का भार है वो कहाँ काम करेगा नीचे की ओर ऊर्ध्वाधर और जो स्ट्रिंग में टेंशन है तनाव वो कहाँ काम करेगा इस दिशा में, ठीक। ये जो आपका 30 डिग्री है तो ये 15 क्या हो गया 15 डिग्री और तो इस जो टेंशन है उसका इधर घटाव कितना। देखो यदि यहाँ पर हम फोर्स के कंपोनेंट बनाएं इसके कंपोनेंट बनाएं ये देखो तो ये आपका एंगल कितना है 15 डिग्री। तो ये आपके क्या हो गया वर्टिकली अपोजिट एंगल या एकांत त्रिकोण हो गए तो कितना हो गया 15 डिग्री। तो तनाव का इधर घटक आएगा T cos 15 डिग्री, इधर कितना आएगा T sin 15 डिग्री। लेकिन गोलों पर आवेश कितने हैं इस पर भी Q है समान आवेश है और इनके बीच की दूरी माना ये जो डिस्टेंस है वो x मान लें तो इधर को आपका कौन सा फोर्स क्या करेगा विद्युत बल वो हो जाएगा F इक्वल टू KQ/x²। इस तरह इसी तरह इस गोले पर भी फोर्स लगेंगे हम केवल इसकी बात करते हैं। और ये बैलेंस में तो बताओ बलों के संतुलन से बैलेंस देखो बलों के क्या हो जाएगा ये देखो ये क्या है T sin 15 डिग्री इक्वल टू क्या होगा ये आपको पता है ये फोर्स क्या होता है KQ अपॉन हो जाएगा x² और KQ क्या वायु निर्वात है इसलिए इसको हम लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई x² क्योंकि वायु या निर्वात में, ठीक। ये तो आपका क्वेश्चन समीकरण नंबर 1। दूसरा ये देखो T cos 15 डिग्री किससे बैलेंस होगा ये हो गया mg से, ठीक। और इसको हम ये लिख सकते हैं mg को आपको बताया था कि घनत्व कितना है रो माना गोले का घनत्व कितना है रो उसका आयतन कितना है v पृथक्त्वरण g। ये आपका समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 में 2 का भाग देने पर भाग 2 क्या हो जाएगा देखो t से t कैंसिल और sin 15 डिग्री अपॉन cos 15 डिग्री t से t कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका देखो पहले इसको लिखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई x² इनटू ये क्या हो जाएगा 1 किससे डिवाइड हो जाएगा रो v और g ये हो जाएगा tan 15 डिग्री इज इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट x² रो वी जी। क्वेश्चन नंबर 3, ठीक। अब हम कौन सी कंडीशन लेते हैं सेकंड क्वेश्चन लेते हैं जब गोलों को द्रव में डुबो दिया जाए तो देखो जब गोलों को द्रव में डुबोएंगे तो एंगल वही रहेगा बदला गया है एक तो मीडियम बदल गया तो मीडियम बदल गया तो एप्सिलॉन नॉट के साथ क्या जाएगा एप्सिलॉन r और क्या बदलेगा ये जो भार है वो बदलेगा रो वी जी की जगह जाएगा रो माइनस सिग्मा इंटू वी जी तब tan 15 डिग्री इज इक्वल टू आ
4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इसके साथ क्या पेस्ट हो जाएगा एप्सिलॉन आर और डिस्टेंस बाई एक्स स्क्वायर। और मैंने अभी बताया था क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले रो कीजिए क्या जाएगा रो माइनस सिग्मा इनटू वीजी। रो क्या है गोले का घनत्व और सिग्मा क्या है द्रव का घनत्व। सिग्मा द्रव का घनत्व है और रो गोले के पदार्थ का घनत्व। ये आ गया, ये क्वेश्चन आ जाएगा। एक क्वेश्चन नंबर 3 नहीं क्वेश्चन 3 और 4 तो बराबर, ये भी 10 15 और ये भी 10 15, तो इनको हम क्या कर देंगे इन दोनों इक्वेशन को बराबर कर दें। देखो अभी तो हम लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4 ये क्या हो गया बच्चों इसको बराबर कर तो क्या हो जाएगा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट किससे समीकरण 3 व 4 से एक्स स्क्वायर रो वी जी इक्वल टू इधर से क्या आएगा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर एक्स स्क्वायर रो माइनस सिग्मा V और G। देखो VG से VG कैंसिल 4 पाई एप्सिलॉन नॉट से 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैंसिल x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल Q से Q कैंसिल। हमको क्या निकालना है परावैद्युतांक एप्सिलॉन r, तो इसको इधर ले लो तो एप्सिलॉन r इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई ऊपर आ गया रो और नीचे आ गया रो माइनस सिग्मा। अब रो किसका डेंसिटी है रो है गोले की, वो कितना दे रखा है ये गोले के पदार्थ, ये तो है आपका रो और ये है आपका सिग्मा। अब इसकी यूनिट जो सीजीएस दे रखी है उसको ऐसा यूनिट में चेंज करने की जरूरत नहीं है क्योंकि किस मारा अनुपात मारा है इसलिए यूनिट कट जाएंगी। तो बोलो क्योंकि एप्सिलॉन आर की वैसे कोई यूनिट आती नहीं है तो रो की वैल्यू कितने लिखे हैं रो की वैल्यू 1.6 और 1.6 माइनस 0.8 ये हो गया 1.6 और ये 0.8 1.6 में से 0.8 गया तो डेसिमल का 16 अपॉन 8 और इक्वल टू क्या हो गया 2। ये आपका आंसर आ गया। इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चनों में यदि ये आपका आईआईटी प्रॉब्लम है जब आपकी क्वेश्चंस आते हैं तो आपको 11th की चीजें भी काम आएंगी, थोड़ी टिपिकल प्रॉब्लम। हालांकि बोर्ड में इस तरह के टिपिकल क्वेश्चन नहीं आते हैं लेकिन कॉम्पिटिटिव में तो आईआईटी लेवल पर जेईई में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। देखो बच्चों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दो समरूप अर्थात ध्यान रखना है दोनों गोले बिल्कुल समान है, गोलाकार चालक बी व सी पर समान आवेश से आवेशित हैं। तो हम लिख लें कि QB या QC दोनों का आवेश कितना है Q परस्पर F बल से प्रतिकर्षित हैं तो उनके बीच बल क्या हो गया F इक्वल टू K QB QC बाई R स्क्वायर। QB और QC को क्यों रखे तो हो जाएगा K Q स्क्वायर बाई R स्क्वायर। ये तो पहली बात हुई, ये तो F की वैल्यू होगी जबकि परस्पर दूरी पर रख दिया जाता है। अब तीसरा गोलाकार चालक इन्हीं के समरूप है परंतु अनावेशित, तो तीसरा गोला बिल्कुल खाली उस पर कोई आवेश नहीं। पहले ये B के संपर्क में लाया जाता है, जब तीसरा गोला B के संपर्क में आता है तब दोनों पर आवेश अर्थात तीसरे गोले और B पर आवेश कितना हो जाएगा Q/2, दोनों पर आधा आधा बढ़ जाएगा खाली क्वेश्चन। तो बताओ अब तीसरा जो लाए हैं उस पर कितना आवेश है Q/2 और B पर भी कितना है Q/2। आगे चलते हैं B के संपर्क में लाया तत्पश्चात C के संपर्क में लाया जाता है। बताओ C पर कितना आवेश था Q और B पर कितना है Q/2, तो दोनों का जब तीसरा गोला C के संपर्क में लाया जाता है तब
दोनों पर कुल आवेश, दोनों पर कुल आवेश कितना हो जाएगा, क्योंकि C पर तो था Q और तीसरे गोले पर था Q बटा 2, तो कितना हो गया 3Q/2, और ये दोनों पे क्या होगा आधा आधा। अतः अब C पर आवेश, C पर हो जाएगा 3Q/2 और इसका भी आधा, तो कितना हो गया 3/4Q। ठीक, तो बताओ B पर आवेश कितना रह गया Q/2 और C पर आवेश कितना हो गया 3Q/4 स्मॉल q, 3Q/4। अतः नवीन बल, अतः नवीन प्रतिकर्षण बल, प्रतिकर्षण बल F डैश इक्वल टू K और QB डैश QC डैश बटे में R स्क्वायर। Q डैश में B पर नया आवेश तो हो जाएगा K, यहाँ आ जाएगा Q/2 और यहाँ आ जाएगा 3Q/4 और बटे में R स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा देखो, ये हो जाएगा K, देखो 4 2 जा 8, 1/8 KQ²/R² और KQ²/R² कर सकते हैं F, तो ये कितना हो गया आपका, बोलो 1/8 F या F/8। तो इस तरह कितना फोर्स रह जाएगा, पहले का जो फोर्स है उसका 1/8 ही रह जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो बच्चों 3 रहे, ये ठीक 3/8 या 3F/8 आएगा, क्योंकि ये 3 और 4 2 जा 8 इस तरह। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्र में 4 बिंदु आवेश, अच्छा 4.4 वे 2 सेंटीमीटर भुजा के वर्ग के वर्टेक्स से या शीर्षों पे रखे हुए हैं। O पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता व दिशा ज्ञात करने, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो सबसे पहले इन बिंदु आवेशों के कारण हमें O पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करने के लिए आपको दूरी OA, OB, OC और ODA चाहिए ही। तो इसको हम निकाल सकते हैं कि आपका OA OB जो दूरी है आपकी OA बराबर OB बराबर OC बराबर क्या होगी OD, और चारों दूरी क्या होगी बराबर। अब इसको हम किससे निकाल सकते हैं, किसी भी तरीके से, देखो ये यहाँ से ले सकते हैं कि ये आपका 90 डिग्री है तो एक समकोण त्रिभुज हो गया, और यदि ये डिस्टेंस x है और ये डिस्टेंस x है तो चूंकि ये तो हो गया आपका कर्ण हाइपोटेनियस, एक लंब ले और एक आधार ले, तो क्या हो गया देखो, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर इज इक्वल टू कर्ण का स्क्वायर। तो 2x² इज इक्वल टू a² या x² इज इक्वल टू a²/2 या x इज इक्वल टू a/√2, और a की वैल्यू कितनी दे रखी है उसने, a इज इक्वल टू दे रखा है 2 सेंटीमीटर, तो a की वैल्यू रखे 2 और /√2, तो ये हो जाएगा √2 सेंटीमीटर, और इज इक्वल टू x ले लें और ये इसको हम ले सकते हैं √2 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। तो ये तो आपकी डिस्टेंस आ गई। अब देखिए, माना Q आवेश के कारण O पर विद्युत क्षेत्र का परिमाण E मान लो, क्या है E ले, तो देखो इसके कारण यहां पर क्या हो गया E, लेकिन प्लस क्या करेगा, इकाई धनावेश को प्रतिकर्षित करेगा, तो इधर तीव्रता क्या होगी बोलो E, नहीं यहाँ 2Q आवेश है तो इधर कितनी होगी 2E, यह क्या है -Q, तो आवेश को अपनी ओर खींचेगा इकाई धनावेश को, तो इधर क्या होगी E, लेकिन ये अपनी ओर खींचेगा तो इधर कितना होगा 2E। तो इस तरह से विद्युत क्षेत्र होंगे, क्योंकि Q चार्ज के कारण
हमने इलेक्ट्रिक फील्ड कितना माना है, E2 की होगा तो 2E, और डायरेक्शन ऋणावेश हो तो आवेश की और धनावेश हो तो आवेश से दूर। इस तरह से आपके विद्युत क्षेत्र आ गए। अब बोलो 2E में से E गया तो क्या बचेगा, E, और इसी तरह से 2E में से E गया तो क्या बचेगा, E, ठीक। और जो E की वैल्यू है, E की वैल्यू कितनी जाएगी, E की वैल्यू जाएगी K Q अपॉन A स्क्वायर, ये आपकी E की वैल्यू आ जाएगी। अब देखो ये जो विद्युत क्षेत्र है उनके बीच एंगल कितना है, 90 डिग्री, और जब दो सदिशों के बीच एंगल 90 डिग्री हो तो परिणामी क्या होता है, हमने पढ़ा R = अंडर रूट P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर, ठीक। तो देखो ये आता है परिणामी विद्युत क्षेत्र का परिमाण, इसका भाग निकालेंगे, परिमाण E नेट विद्युत क्षेत्र क्या होगा, वो हो जाएगा अंडर रूट, देखो इधर कितनी बची, E का स्क्वायर, और इधर भी कितनी बची, प्लस E स्क्वायर, ये हो गया रूट 2E स्क्वायर, ये हो गया E रूट 2, और E की वैल्यू क्या है, K Q अपॉन A स्क्वायर इंटू रूट 2, और A स्क्वायर, अब इसकी वैल्यू पुट कर दें तो K की वैल्यू 9 इंटू 10 की पावर 9, और Q की वैल्यू कितनी है, 0.02 इंटू 10 की पावर -6 इंटू रूट 2 अपॉन A की वैल्यू कितनी होगी, रूट 2 इंटू 10 की पावर -2 इसका स्क्वायर, ये आपका क्या होगा, न्यूटन पर कूलम। ये तो इसका मैथमेटिकल वैल्यू आ जाएगा, आप सॉल्व कर सकते हैं इसको, तो ये तो इसका वैल्यू हो जाएगा। अब डायरेक्शन निकालना है तो डायरेक्शन इक्वल टू क्या होगा, क्योंकि दोनों विद्युत क्षेत्र E और ये भी E समान है, अतः क्या होगा डायरेक्शन, दोनों के मध्य से, एवं E नेट की दिशा क्या होगी, क्योंकि दोनों विद्युत क्षेत्र बराबर है अतः दिशा कहां से जाएगी, मध्य से जाएगी, ये आपका क्या हो गया, E नेट। फॉर्मूले की जरूरत नहीं, सीधा दिख रहा है कि दो जब आपके बराबर हो तो परिणामी कहा जाएगा मध्य से, इसका मतलब यहां से कितना एंगल पर जाएगा, 45 एंगल पर, तो क्या होगा, BA के समांतर, तो E नेट की दिशा BA के समांतर होगी। तो ये इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आप इन क्वेश्चनों को घर पर बिना देखे दोबारा एक बार समझें, बिना देखे दोबारा सॉल्व करें, आगे क्वेश्चन अब नेक्स्ट टर्न पर सॉल्व करेंगे।